नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद में मोदी सरकार का बड़ा धमाका। लोकसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव। स्पीकर अब बनाएंगे कमेटी। वक्फ बिल पर संसद में मचा संग्राम। विपक्षी सांसदों ने जताया विरोध। कांग्रेस ने बताया बिल को संविधान विरोधी। समाजवादी पार्टी बोली बिल मुस्लिम विरोधी। ओवैसी, टीएमसी, डीएमके सभी भड़के। विपक्ष के आरोपों से आहत होकर सभापति की कुर्सी से उठकर चले गए जगदीप धनखड़। विनेश फोगाट के मुद्दे पर राज्यसभा में मचा जमकर हंगामा। महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर उद्धव ठाकरे की दावेदारी तेज। दिल्ली में लगातार कर रहे हैं बैठकें। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार के साथ मुलाकात के बाद आज दिल्ली सीएम आवास भी पहुंचे। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनने जा रही है अंतरिम सरकार। 15 सदस्य लेंगे शपथ। अंतरिम सरकार के साथ काम करने में अमेरिका ने दिखाई दिलचस्पी। बांग्लादेश में अभी भी हिंसा जारी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मोदी सरकार के संसद में धमाके की। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ कानून में संशोधन के लिए बिल पेश कर दिया है। हालांकि बिल पेश होते ही संसद में कैसे विपक्ष ने बवाल मचाया, इसकी चर्चा हम अपने दूसरे खबर में करेंगे। पर जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि नीतीश नायडू बिल का समर्थन नहीं करेंगे, उन लोगों को आज बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के सभी सहयोगी दलों ने बिल का खुलकर समर्थन किया है। किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में एक एक पॉइंट के साथ बताया कि आखिर ये बिल कैसे मुसलमानों के लिए फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी का अधिकार लेने की बात तो छोड़िए, देने के लिए यह विधेयक लाया गया है। उन लोगों को अधिकार देने के लिए बिल लाया गया है जिन्हें कभी मिला ही नहीं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि वक्फ की इनकम का पूरा पैसा मुसलमानों पर ही खर्च होगा। पर विपक्ष को क्या कुछ समझ में आएगा? विपक्षी दलों की आलोचना के बाद किरण रिजिजू ने इसे वक्फ संशोधन विधेयक को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने की सिफारिश की, जिस पर स्पीकर ने कहा कि मैं तमाम नेताओं से बात करके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करूंगा। बिल को तो जेपीसी के पास भेज दिया गया, लेकिन आगे बिल को पास कराने का प्रोसेस क्या होगा? देखिए, जेपीसी के पास जाने का मतलब यह है कि वहां पे तमाम दल के लोग होंगे, और जब संसदीय कमेटी के पास कोई चीज चली जाती है तो अंदर जो डिस्कशन होता है वो नॉन पॉलिटिकल होता है। देखना यह है कि राहुल गांधी संसद की इस परंपरा को निभाते हैं या फिर वही अपनी गंदी राजनीति संसदीय कमेटी के अंदर भी लेके पहुंच जाते हैं। अब तक जो ट्रेडिशन रहा है वो यही रहा है कि लोग अब मेरिट के ऊपर बात करेंगे और एक बार वो फाइनलाइज हो जाए फिर आप वापस बाहर आकर के आप उसका विरोध करो, जो जैसे भी जो करना है आप करें, लेकिन अंदर घटिया राजनीति ना करें। आज इसे भेज दिया गया। झटका विपक्ष को लगा, क्योंकि आपने जैसा बताया बिल्कुल सही बताया कि ये लोग ताक में बैठे हुए थे कि नायडू क्या करेंगे, नीतीश कुमार क्या करेंगे। तो बता दिया गया कि सब बिल के साथ है। वो क्यों साथ है? क्योंकि इससे फायदा मुसलमानों का ही होने वाला है। ये जो कांग्रेसियों ने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में ये अजगर एक जो क्रिएट कर दिया था, जो जिस किसी के भी जमीन को निगल जा रहा था, उस अजगर की आज मौत हो गई। ये बिल बनेगा भी, ये पास भी होगा, ये कानून भी बनेगा, और लाखों लोग जो पीड़ित हैं इस अजगर सांप से,
उनको राहत भी मिलेगी। जी, तो लोकसभा में बिल पेश हो चुका है और बिल के पेश होते ही बवाल भी मच गया है। इस बिल पर कांग्रेस, सपा, शरद पवार की एनसीपी, एआईएमआईएम, टीएमसी, सीपीआईएम, डीएमके से लेकर तमाम विपक्षी दलों ने विरोध जताया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है, ये बिल संविधान विरोधी है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बिल को लाकर केंद्र सरकार देश को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रही है। ये विधेयक इस बात का सबूत है कि मोदी सरकार मुसलमानों की दुश्मन है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है ये बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से ही प्रक्रिया है तो इसे नॉमिनेट किया जा सकता है। अलग अलग विपक्ष के सांसदों ने बिल का विरोध किया और इसे वापस लेने की मांग की है। विपक्ष ने इस तरह से विरोध क्यों जताया? देखिए, विपक्ष की दृष्टि मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर है। मुस्लिम वोट बैंक का मतलब ये नहीं कि ये लोग मुसलमानों की बेहतरी चाहते हैं या मुसलमानों का विकास चाहते हैं। ये मुसलमान समाज के अंदर जो वोटों के सौदागर हैं, मौलवी, मौलाना, संस्थाएं, इस तरह के लोग, उनके चंगुल में ये सारे चीजें करते हैं। जैसे जब कभी लड़कियों की शादी की उम्र की बात आती है तो मौलवी मौलाना कहते हैं कि नहीं नहीं, मुसलमान बच्चियों की भी शादी हो जानी चाहिए। तो ये लोग भी सुरताल मिला करके कहते हैं कि नहीं नहीं, मुसलमानों में जो है वो 18 साल से कम में शादी वो चलेगा। जब आप ये कहते हैं कि भाई ट्रिपल तलाक जो है वो ठीक नहीं है, मौलाना कहते हैं, कट्टरपंथी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये हमारे शरीयत के साथ जो है छेड़छाड़ है। ये सारे लोग गाना गाना शुरू कर देते हैं। ये मुस्लिम वोट बैंक के लालची पॉलिटिकल पार्टीज, ये इनकी आदत है। कुछ भी अच्छा होगा वो पहले ताकते हैं किसकी ओर? वो कट्टरपंथी मौलवी मौलानाओं की तरफ, जो उनके वोटों के लिए मैनेजमेंट करते हैं। तो ये वोट बैंक पॉलिसी के तहत ही इसका विरोध किया जा रहा है। कोई ये नहीं पूछ रहा कि जो बदलाव किए जा रहे हैं वो मुसलमानों के लिए कितना फायदेमंद होगा। ये सबसे ज़्यादा, ये वक्फ बोर्ड नहीं, ये लैंड माफिया है। जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई है तो वो मुस्लिम समाज ही है। इसमें सब किस्म के, अलग अलग किस्म के जो मुसलमान हैं उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और तो और जो आर्बिट्रीनेस, जो जिस तरह के अनर्गल जो अधिकार दिए गए हैं उसको कर्टेल करना, और बिल्कुल सही बात कही जेडीयू के नेता ललन सिंह ने कि ये जो बिल आया है उससे वक्फ बोर्ड के क्रियाकलापों की ट्रांसपेरेंसी वो साबित होगी। अभी तक मनमाना जो चल रहा था वो मनमाना बंद होगा। जी, तो बिल को लेकर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ तो वहीं विनेश फोगाट के मुद्दे पर राज्यसभा में बवाल मचा। विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने को लेकर आज राज्यसभा में जमकर हंगामा देखा गया। दरअसल विपक्ष के नेता खड़गे ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। जब टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने मुद्दे को लेकर बात करना चाहा तो सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें चेतावनी दी। सभापति ने कहा कि अगर उन्होंने यही हरकत दोहराई तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, पर विपक्ष लगातार हंगामा करता ही रहा। इसके बाद सभापति धनखड़ काफी ज्यादा नाराज हो गए। नाराज इतने हुए कि वो कुर्सी छोड़कर ही उठ खड़े हुए। इस तरह से विपक्ष का रवैया, कुर्सी की तो इज्जत रख लेते हैं। देखिए, फोगट के ऊपर ये लोग राजनीति करना चाह रहे थे। इन लोगों को ये लगा कि अब तो मेडल आ ही रहा है, मेडल आने के बाद पूरे राज्यों में उसको घुमाया जाता, बाकायदा एक रैली निकाली जाती, हर राज्य जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ पुरस्कृत किया जाता और मोदी को गाली देने का प्लान था। वो प्लान चौपट हो गया। अब ये लोग हंगामा कर रहे हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन साफ साफ नजर आ रहा है। और विपक्ष जो राज्यसभा के अंदर कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। ये राज्यसभा के अंदर में सांसद के भेष में गुंडे पहुंच गए। ये लोग वहां पे तमाशा करते हैं। इस देश में तो कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं। आपको संसद में किस लिए भेजा गया है? हंगामा करने के लिए, गाली गलौज करने के लिए। आप चेयर का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। बचा क्या? कोई आता है राष्ट्रपति के बारे में कुछ बोल जाता है, उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ बोल जाता है, प्रधानमंत्री को गाली देता है। फैसला आपके पक्ष में नहीं आता तो आप सुप्रीम कोर्ट को गाली देना शुरू कर देते हो।
इलेक्शन में जब आप चुनाव लड़ते हो, इलेक्शन कमीशन को गालियां देना शुरू कर देते हो, कोई आर्मी चीफ को गाली देने लग जाता है। ये विपक्ष का जो रवैया है, ये लोग वाकई में, अगर आप इंस्टीट्यूशंस का तिरस्कार करेंगे तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सिर्फ संविधान की बातें करते हैं, डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, और रियलिटी में ये देश के दुश्मन बनते चले जा रहे हैं। जी, अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे की। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे दिल्ली दौरे पर हैं। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। हालांकि अभी इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, पर उद्धव ठाकरे बड़े एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। कल ही उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस दौरान संजय राउत और आदित्य ठाकरे भी नजर आए। शरद पवार से भी दिल्ली में उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है और आज वो दिल्ली सीएम आवास भी पहुंचे, जहां उद्धव ठाकरे ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की, उनके माता पिता का आशीर्वाद लिया। उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा कितना इंपॉर्टेंट है चुनाव से पहले? देखिए, उद्धव ठाकरे जिस हिसाब से पहले राजनीति करते थे जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तो जब भी कोई इस तरह के निगोशिएशंस करना होता था तो वो कहते थे कि अमित शाह मातोश्री आए हमारे घर पे, मैं किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं जाऊंगा। आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये एक बड़ा फर्क आया है उद्धव ठाकरे की राजनीति में। वो दंभ, अहंकार, वो अकड़, वो हेकड़ी, वो सब खत्म हो गई है। अब आप आए तो आपकी मुलाकात किससे होनी चाहिए थी? आपकी मुलाकात होनी चाहिए थी सोनिया गांधी से, लेकिन आपकी मुलाकात नहीं हुई। आपको बिठा दिया गया, और वो तस्वीरें अगर आप देखें तो राहुल गांधी बीच में बैठे हुए हैं बॉस की तरह, और इन लोगों को साइड में बिठा दिया गया है। मतलब आप याचक बनकर के पहुंचे हैं। आप बहुत शौक से कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो है सेंटर के दिल्ली के सामने झुकते हैं, आप तो यहां पे रेंगते हुए आ गए। 2-3 मांगे हैं इनकी। एक कि 140 से 150 सीटें 288 में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को दिया जाए, बाकी कांग्रेस पार्टी और एनसीपी लड़े, और उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। अब फैसला नहीं हुआ है। बहुत जगह इस तरह की खबरें चलाई जा रही है कि उस पर एग्रीमेंट हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है। ये एग्रीमेंट अगर होता तो ये लोग नाच रहे होते। ये लोग अभी तक कह रहे होते कि अब अगला मुख्यमंत्री जो है उद्धव ठाकरे ही बनेंगे। उनसे सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये सवाल हमसे मत पूछिए, ये सवाल कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के लीडर से पूछिए। मतलब ये कि इस पे बात नहीं बनी। जब बात न सीट पे बनी और ना ही मुख्यमंत्री के चेहरे पे, तो ये जो करते हैं, जिसमें ये बहुत माहिर है, ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स, और इसलिए वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मिलने चले गए। भाई अरविंद केजरीवाल तो पहले ही उसने घोषणा कर दी है कि वो अलग अकेले लड़ने वाले हैं महाराष्ट्र के चुनाव में। वो तो एमवीए का हिस्सा नहीं है, तो अपने अपोनेंट से मिलने क्यों गए? ताकि आप एक सिग्नल दे सको कांग्रेस पार्टी को, अगर आप साथ में नहीं आओगे तो हम दूसरा एक गठबंधन बना लेंगे, अखिलेश, ममता, उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल के साथ। तो ये ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। हाथ कुछ आया नहीं, इसलिए उनको खाली हाथ वापस लौटना पड़ा है। आज की आखिरी खबर में बात बांग्लादेश की करते हैं। शेख हसीना के पीएम पद से इस्तीफा और कैबिनेट भंग होने के बाद बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार बनने जा रही है। बस कुछ ही देर के बाद अंतरिम सरकार का गठन होगा। प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस की अगुवाई में बनने वाली नई सरकार में 15 सदस्य होने की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह में करीब 400 लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। सेना प्रमुख ने कहा है कि सेना की ओर से सरकार चलाने में यूनुस की हर मुमकिन मदद की जाएगी। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ काम करने के लिए अमेरिका ने दिलचस्पी दिखाई है। अमेरिका ने कहा है कि वो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद, वहां उपजे हिंसा के बाद भारत की सीमा पर हजारों लोग मदद के लिए पहुंच रहे हैं, जिस पर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने चिंता भी जाहिर की है। शेख हसीना के बेटे का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बहाल होते ही शेख हसीना बांग्लादेश वापस आ जाएंगी। क्या कुछ ताजा स्थिति बनी हुई है? देखिए, ताजा स्थिति ये है, बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने कहा है कि भाई वो
साथ में मिलके काम करेंगे, ये इंटरिम गवर्नमेंट की। तो किसकी गवर्नमेंट है ये? उन लोगों की जो हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। मतलब हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। अमेरिका ने बता दिया एक तरीके से कि इसके पीछे हम ही हैं, और अपने एक स्टूज को आपने वहां सरकार बनाने का मौका दे दिया। अब वहां पे नाम के लिए सरकार होगी, बाकी हैंडल उसका वॉशिंगटन डीसी में होगा। ये बात तो साफ हो गई। नंबर 2, हिंदुस्तान की तरफ से बड़ी खबर यह आ रही है कि हिंदुस्तान की सरकार ने कहा है कि वो बांग्लादेश में जो हो रही गतिविधियां, एक एक चीज के ऊपर नजर है और वो इस बात का इन्वेस्टिगेशन करेगी। हिंदुस्तान का बड़ा ऐलान किया है कि वो इन्वेस्टिगेट करेगी कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वो, इसमें कोई बाहरी शक्तियां तो शामिल नहीं है। अमेरिका तो शामिल नहीं है, चीन तो शामिल नहीं है, पाकिस्तान तो शामिल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे जमात इस्लामी का बोलबाला चल रहा है, ये समझिए कि वहां कोई डेमोक्रेसी बहाल नहीं होने वाली। ये शेख हसीना के पुत्र ये जो बोल रहे हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी बहाल होगी तो वो वापस जाएंगी, वहाँ डेमोक्रेसी बहाल नहीं होगा। वहाँ शरिया का कानून लगेगा और वहाँ इस्लामिक मुल्क के रूप में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसा मुल्क बन के उभरेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।